दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, साथ में ईवीएस और मैथ पेडागोजी के वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से। इसका राइट आंसर है लोगों के बीच। विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच की जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्रेड के आधार पर किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कौन सा हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है हमारी पढ़ाई का। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है से कुछ लेना देना नहीं होता है कि ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है बढ़ावा देता है। निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है घटती है। उसकी क्षमता घटती है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रचनात्मक मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। दोस्तों इसका राइट आंसर है सतत मूल्यांकन। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए सतत सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कैसा मूल्यांकन? सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आगे देखेंगे। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या यह सभी। दोस्तों सारे ऑप्शन सही हैं। एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलने चाहिए सारे, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन ठीक हैं। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? दोस्तों अधिगम की सबसे उचित परिभाषा क्या है? समस्या हल करना, या विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो कि अधिगम की सबसे उचित परिभाषा बता सके। दोस्तों कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके। दोस्तों इसका राइट आंसर है खुद करके। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से खुद करके एक हुनर सीख सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है वर्णमाला की पहचान। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों की शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। दोस्तों इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स जिसका अर्थ है समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। दोस्तों आइडेंटिकल एलिमेंट का इनमें से राइट आंसर क्या होगा? समान परीक्षा से होगा, सहयोगियों से ईर्ष्या से होगा, अधिगम स्थानांतरण से होगा, या समूह निर्देशन से होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है अधिगम स्थानांतरण।
स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या बाल्यावस्था को? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों बाल्यावस्था। स्फूर्ति अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है रॉस। रॉस ने कहा है वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसने दिया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो यह कथन किससे संबंधित है? मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, ध्यान के विकास से या भाषा के विकास से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मानसिक विकास। संवेदना मानसिक विकास के ज्ञान से संबंधित है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है? दोस्तों इसमें आपको गलत कथन बताना है। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन होगा विकास रेखीय होता है, जो कि गलत कथन है। तो इसका राइट आंसर है विकास रेखीय होता है, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा था कथन गलत बताना है। तो कथन गलत कौन सा है? विकास रेखीय होता है। अगला देखेंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शारीरिक विकास का क्षेत्र कैसा होता है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ऑप्शन सारे उपरोक्त सभी हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र उपरोक्त सभी है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अवप्रेरणा। अवप्रेरणा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है क्रो एंड क्रो का। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन क्रो एंड क्रो ने दिया है। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। किसका समय कहा जाता है? इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? दोस्तों इसका राइट आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना व मानसिक विकास में तीव्रता? दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर है नैतिकता का होना। शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है मुख्य विशेषता नहीं है शैशवा अवस्था की। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति? तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सारे ठीक हैं, जबकि चिंतन प्रक्रिया ये वाला विशेषता नहीं है, शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, जबकि तीनों विशेषताएं हैं शैशवा अवस्था की। आगे देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है हरलॉक। हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था बिग व हेड के किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है किशोरा अवस्था। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत
नहीं है। दोस्तों इसमें से इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा या फिर निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रतिवर्ती। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है निचली कक्षाओं में खेल पद्धति। दोस्तों इसके बाद मैथ और ईवीएस की पेडागोजी के वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। इसका राइट आंसर है आगमन विधि। आगमन विधि रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं? इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। इसका राइट आंसर है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है प्रयोगशाला विधि में। आगे देखेंगे 10 गीत का गणित ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आर्यभट्ट हैं। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण विधि के आधार पर लिखी जाती है। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना। अगला प्रश्न देखेंगे रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? ब्रह्मगुप्त ने रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है अबेकस। अबेकस का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए प्रयोग होता है अबेकस का। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है व्यवहारिक। क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर गणित व्यवहारिक तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो दोस्तों आपको याद रखना है स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है कि बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वर्ण्य शक्ति प्रदान करना है। यह किसने कहा है? यह डटन ने कहा है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। किसने कहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है डेविड व्हीलर। डेविड व्हीलर ने कहा है कि बहुत सारी गणित जानने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? विज्ञान में होता है। किस में होता है? विज्ञान में होता है। गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग विज्ञान में होता है। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? मॉरिसन से संबंधित है। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। यह किसका कथन है? दोस्तों यह प्लेटो का कथन है। गणित शिक्षण विधि किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? दोस्तों संश्लेषण विधि द्वारा गणित शिक्षण विधि से कमजोर छात्रों को लाभ मिलता है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? दोस्तों इसका राइट आंसर है संश्लेषण विधि। गणित शिक्षण की संश्लेषण विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? विश्लेषण विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है।
किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्र में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आगमन विधि द्वारा। दोस्तों किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? यह कथन मैकन तथा रवाइस का है। किसका कथन है? मैकन तथा रवाइस का है कि शिक्षक शिक्षण उपकरण के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य कितनी परमेय संख्याएं होती हैं? अनंत होती हैं। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? 28 होता है। गणित विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है दैनिक जीवन के कार्यों के लिए। गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह किसने कहा था? दोस्तों इसका राइट आंसर है नेपोलियन। नेपोलियन ने कहा था गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? दोस्तों उच्च कक्षाओं में गणित की निगमन विधि होनी चाहिए। गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? अंक गणित है। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? निगमन विधि होती है अज्ञात से ज्ञात की ओर। किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? दोस्तों आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है। रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि है रेखा गणित के लिए, जिसे प्रमाण से प्रत्यक्ष भी कहते हैं। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? आगमन विधि है। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि आगमन विधि है। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन विधि होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। लीलावती की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य द्वितीय ने की थी। गणित सार संग्रह है महावीराचार्य ने कहा था। गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन पर गणित दिवस मनाया जाता है। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना प्रोफेसर BN प्रसाद ने की थी, जो कि इलाहाबाद के थे। गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा था? यह घोष ने कहा था। गणित की प्राचीन शाखा अंक गणित है। कौन सी है? अंक गणित है। समषटभुज में विकर्ण की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? समषटभुज में विकर्णों की संख्या 9 होती है। पाई कैसी संख्या है? पाई एक परमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। दोस्तों आपको याद रखना है कि पाई एक अपरमेय संख्या है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? आगमन विधि से संबंधित है। ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मापन से है। ज्यामिति का संबंध मापन से है। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ किससे है? खोज करना है। दोस्तों आपको याद रखना है कि ह्यूरिस्को का अर्थ है खोज करना। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? आर्मस्ट्रांग ने की थी। जीवन किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? आर्थिक गतिविधि में जीवन के गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो आर्थिक गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है? श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट। ये गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री होती हैं, जिसके द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट। अगला देखेंगे, गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है प्रभावशाली मनोविज्ञान। गणित को अगर आपको सरल
या रोचक बनाना है तो प्रभावशाली मनोविज्ञान होना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मानसिक महत्व है। कैसा संबंध होता है? दोस्तों आपको याद रखना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक होता है। उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उद्देश्य का मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। सामाजिक और आर्थिक। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री प्रत्यक्ष अनुभव है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण सोच। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषण सोच का विकास होता है। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है गणित की निगमन विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि निगमन विधि में सूत्र तथा नियमों की सहायता ली जाती है। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि आगमन विधि है। कौन सी विधि है? आगमन विधि है। शून्य का प्रयोग सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने शून्य का प्रयोग सबसे पहले किया था। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 540 होता है। विभाजन ई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए विभाजन ई का प्रयोग किया जाता है। यह किसने कहा? गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है। दोस्तों इसका राइट आंसर है रोजर बेकन। रोजर बेकन ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों तथा द्वार व कुंजी है। विज्ञानों का द्वार व कुंजी है। सांख्यिकी जिसे स्टैटिक्स कहते हैं, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई? दोस्तों इसका राइट आंसर है आर ए फिशर। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि आर ए फिशर द्वारा दी गई। गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? प्लेटो माने जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो हैं। सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी है? 2 है। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? श्रीधर के द्वारा दी गई थी। पाई जिसका मान 3.1416 प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट प्रथम ने किया था पाई का प्रतिपादन, जिसका मान 3.1416 है। दो आवाज़ संख्याओं का महत्तम समावर्त कितना होता है? एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। तो आपको याद रखना है कि दो आवाज़ संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना है? बेल ने माना है। गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। किसने कहा है? गैलीलियो ने कहा है। किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? हागबैन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। गणित में विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण होना चाहिए।
प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? खेल मनोरंजन विधि है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि खेल मनोरंजन विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में छात्र की बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है आगमन विधि। ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए विश्लेषण विधि सर्वोत्तम विधि है। गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? हेनरी कार्डवेल कुक ने किया। रेड डाटा पुस्तक क्या है? संकटापन्न पौधे और जंतुओं की सूची होती है रेड डाटा बुक, जो कि आप इसे शॉर्ट में भी कह सकते हो कि रेड डाटा बुक क्या होती है? यानी लुप्त प्राय जीवों से संबंधित होती है रेड डाटा बुक, यानी संकटापन्न पौधे व जंतुओं की एक लिस्ट होती है। आगे देखेंगे, अब तक कितने रेड डाटा बुक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं? राइट आंसर है 5। रेड डाटा बुक भारत की कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 132। रेड डाटा बुक भारत की कुल प्रजातियां कितनी हैं? 132 हैं। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? 1 जनवरी 1972 को किया गया था रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन, 1 जनवरी 1972। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। तो दोस्तों आपको याद रखनी है IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ भी कहते हैं। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और IUCN की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। IUCN के अनुसार सबसे अधिक संकटापन्न जीव किस देश में हैं? भारत में हैं। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस पेज पर दर्शाया गया है? पिंक यानी गुलाबी पेज पर दर्शाया गया है। रेड डाटा बुक में अति संकटापन्न जीवों को किस पेज पर दर्शाया गया है? लाल पेज पर दर्शाया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लाल पेज पर रेड डाटा बुक में यहाँ पर बात हो रही है अति संकटापन्न जीवों को लाल पेज पर दर्शाया गया है। रेड डाटा बुक में किन जानवरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है? उन्हें किस पेज पर दर्शाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है हरे पेज पर। रेड डाटा बुक में जिन जानवरों की संख्या में वृद्धि हो जाती है उन्हें हरे पेज पर दर्शाया जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है और यहीं एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में स्थित है। और दोस्तों असम के CM वर्तमान में कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तापमान बढ़ जाता है। वाहनों के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? CNG है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वाहनों के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन CNG है। CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पर्यावरण शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है?
फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में मैथ और ईवीएस के वन लाइनर प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास को बार बार रिवीजन कीजिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ऐसे ही वन लाइनर आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सपोर्ट जरूर करें। अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, बस आपसे ही उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।